हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट लेक्चर में हमने ग्लेशियर्स के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके क्या क्या कार्य हैं, उसका इरोजनल वर्क, उसका डिपोजिशनल वर्क का हमने थोड़ा ब्रीफ में देखा था। और यही पता लगाने की कोशिश करी थी कि कैसे ग्लेशियर से नदी बाहर निकलती है, जब मैंने बॉटल वाला डायग्राम आपको दिखाया था, बॉटल के साथ जिसमें आधा पानी भरा हुआ था। ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लेशियर के लैंडफॉर्म जो इरोजनल एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं। तो उसमें कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे आज। ठीक। तो देखिए, जिस तरीके से नदी अपरदन का कार्य कर पाने में सक्षम है, उसी प्रकार से ग्लेशियर भी ये काम कर सकता है। वर्टिकल इरोजन भी कर सकता है और हॉरिजॉन्टल भी कर सकता है, लाइक रिवर्स। तो जब ग्लेशियर वर्टिकल इरोड करे चीजों को, तो हम कह सकते हैं कि एक यू आकार की घाटी बनती है। किस आकार की घाटी बनती है? यू शेप वैली बनती है, इस तरीके से। आप अगर डायग्राम देखें तो आपको दिखाई देगा आपके मोबाइल्स में। हैंगिंग वैली किस तरीके से बनेगी? तो पहले मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, ये कि अगर नदियों की सहायक नदियां हो सकती हैं, तो ग्लेशियर के भी सहायक ग्लेशियर हो सकते हैं। मेन रिवर स्ट्रीम ज्यादा अपर्दन करती होगी, मेन ग्लेशियर ज्यादा अपर्दन करेगा। हैंगिंग ग्लेशियर, हैंगिंग या कह सकते हैं कि जो जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है उसकी तुलना में। तो कोई राशि ज्यादा अपर्दन का कार्य कर रही है, कोई राशि कम अपर्दन का कार्य कर रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा ही। तो इस प्रकार से मेन ग्लेशियर के द्वारा किया गया जो अपर्दन कार्य है, वो दूर से देखने में लगता है कि ज्यादा कर दिया उसने काम। और जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है, उन्होंने क्या किया है? कम अपर्दन किया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आकृति लटकी हुई नजर आ रही है बीच में, और दो लोगों ने उसको दो तरफ से पकड़ के रखा है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे? हैंगिंग वैली कहेंगे। तो ये किसका वर्क है? ग्लेशियर का इरोजनल लैंडफॉर्म बनता है। तीसरा देखिए, ये तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये मामला क्या है। तीसरा देखिए होता है सर्क, जिसका मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है बहुत अच्छा सा। देखिए, ये पहाड़ समझिए इसको। पहाड़ के नीचे जो घाटी है, यहाँ पर ग्लेशियर पहले से मौजूद है, इसको हम कहेंगे वैली ग्लेशियर कह देते हैं। इसी के सहारे हम देखते हैं, इसी के सहारे हम देखते हैं कि एक इसके स्लोप में एक ग्लेशियर मौजूद है। और उसी को कहा जाता है क्या? सर्क। जो नीचे की तरफ क्या कर रहा है? पुश कर रहा होगा किसको? वैली वाले ग्लेशियर को। ठीक है। वैली वाले ग्लेशियर को क्या कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इट फ्लोइंग डाउन स्लोप टू फीड वैली ग्लेशियर। वैली ग्लेशियर को फीड कर रहा है। तो दूर से देखने में लगता है कि बिल्कुल आरामदायक कुर्सी जैसा है ये, है ना। इट अपियर्स लाइक अ वेरी, कह सकते हैं, कंफर्टेबल चेयर। तो इसको हम कुर्सीदार, कुर्सीदार भी क्या कह सकते हैं? एक आकृति कह सकते हैं। तो इट इज अ सेमी सर्कुलर स्टीप साइड डिप्रेशन फॉर्म्ड थ्रू ग्लेशियल इरोजन। तो इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कॉरीज कहते हैं स्कॉटलैंड में, सी डब्ल्यू कहते हैं वेल्स में, कार कहते हैं ऑस्ट्रिया में, जेडलिन कहते हैं इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। तो दीज आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर ड्यू टू इट्स इरोजनल एक्टिविटी। ठीक है। अगला देखते हैं चित्र। ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत सा चित्र है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहाड़ है, पहाड़ की एक ढलान इस तरफ, एक ढलान इस तरफ। इससे पहले जब हमने सर्क के बारे में पढ़ा, तो सर्क मान लीजिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्या मौजूद है? पहले से एक ग्लेशियर मौजूद है, और इसके नीचे 100% क्या होगी? एक वैली वाला ग्लेशियर होगा। इस ढलान के नीचे भी क्या मौजूद होगा? एक वैली वाला ग्लेशियर मौजूद होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसकी दो ढलानों में सर्क बन रहा है, और बीच में ये उभरी हुई आकृति हमको दिखाई दे रही है। ये जो उभरी हुई आकृति है, जो बहुत ही शार्प दिख रही है, बड़ी इस तरीके से स्टीप दिख रही होगी, इसी को कहते हैं क्या? एरेटिस कहते हैं। ठीक है। एरेटिस एंड कॉम ब्रिजेस, इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है। व्हेन सर्क्स आर फॉर्म्ड ऑन टू साइड्स ऑफ माउंटेन रेंज। बस ये समझ लीजिए कि जब सर्क की जो आकृति है वो पर्वत के दो ढलानों में बन जाती है, और बीच में जो उभरी हुई आकृति दिख रही है, इस प्रकार से अगर आपको फॉर्मेशन दिखाई दे, तब इसको क्या कहते हैं? आर्ट्रिस, एरिटिस एंड कॉम ब्रिजेस कहते हैं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस या आईएएस के एग्जाम के लिए, खासतौर पे यूपीएससी के लिए। अच्छा, कॉल, पास, सैडल, दर्रे, आपने नाम सुना होगा दर्रों का। व्हेन टू ग्लेशियर्स डेवलप सर्क्स ऑन ऑपोजिट साइड्स,
इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह सर्क का नाम आ रहा है, तो सर्क एक अपने आप में एक ऐसी फॉर्मेशन है ग्लेशियर की जिसके कारण कई और चीजें और रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं। तो व्हेन टू ग्लेशियर डेवलप सर्क्स ऑन ऑपोजिट साइड, जैसे कि मान लीजिए एक पहाड़ ये है और उसके दूसरी तरफ क्या बन गया है, सर्क डेवलप हो गया है, साइड ऑफ द स्लोप्स, एंड दे मीट बाय कटिंग अक्रॉस द रिज, और उन दोनों की मुलाकात कैसे होती है, रिज को काटने के बाद। तो इस प्रकार से जो आकृति बनाई बनेगी उसको कहते हैं क्या, कॉल। अगर उसका साइज छोटा है तब तो वो कॉल या दर्रा कहलाएगी, यदि उसका साइज बड़ा हो जाता है ना, तब उसको क्या कहा जाता है, सैडल कहा जाता है, या गैप भी कह सकते हैं। गैप, पास, कॉल, सैडल उसका बड़ा रूप है। ये भी चीजें हमको पहाड़ों में देखने को मिलती है। और ये आकृति भी किसने निर्माण करी है, ग्लेशियर नहीं करी है। ग्लेशियर का क्या है ये ग्लेशियर का अपर्दन कार्य पढ़ रहे हैं हम, यानी कि इसका इरोजनल वर्क पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्रैग एंड टेल नाम की भी एक आकृति किसके द्वारा बन रही है, आइस यानी कि ग्लेशियर के द्वारा। तो सपोज कर लीजिए कि आइस का मूवमेंट कुछ इस तरीके से है, और हम ये भी जानते हैं कि चट्टानों की जो हार्डनेस है वो जरूरी नहीं है कि एक समान हो। कहीं पर चट्टान हार्ड हो सकती है, सख्त हो सकती है बहुत ज्यादा, बहुत टाइम लेगी कटने में, और उसके मुकाबले चट्टान जो होगी दूसरी हो सकता है वो सॉफ्ट हो। तो इस तरीके से जो हम देखेंगे, जो रेट आएगा, जो अल्टरनेट सिस्टम बनेगा, हार्ड रॉक के ऊपर अलग, सॉफ्ट रॉक के ऊपर अलग। सॉफ्ट रॉक में कटाव ज्यादा दिखाई देगा, हार्ड रॉक में बहुत कम दिखाई देगा। नदी में, नदी के इस केस में भी ऐसा होता है, तो हमको इस स्टेप स्टेप करके दिखाई देते हैं। इस प्रकार से अगर मैं इसको माउंटेन मानूं, और ये बहुत ही हार्ड सिस्टम है किसका, माउंटेन का, है ना, इरोड कर रखा है इसने माउंटेन को, किसने, आइस ने। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही स्टीप यानी कि एक तीव्र ढलान देखने को मिल रही है, यहाँ पर कट नहीं हो पाया, किसका, यहाँ पर कट नहीं हो पा रहा है हार्ड रॉक की वजह से। और यहाँ पर देखते हैं कि एक जेंटल सा स्लोप नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की चट्टान हो सकता है कि क्या हो, थोड़ी सॉफ्ट हो। तो इस तरह का निर्माण अगर आपको दिखाई दे, तब इस प्रकार की आकृति को, इस प्रकार के लैंडफॉर्म को क्या कहा जाता है, क्रैग एंड टेल। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि क्रैग एंड टेल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं नूनाटक, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है और बीच में एक पहाड़ मौजूद है, ऐसा लगता है कि बर्फ के बीच में कोई आइलैंड हो। इस प्रकार की अगर आकृति दिखाई दे दे, तब उसको क्या कहा जाता है, नोनाटक कहते हैं। पीक सराउंडेड बाय आइस एंड सर्क्स फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ उसके सर्क ही सर्क है, और क्या है, बर्फ ही बर्फ है। और बीच में उसकी एक छोटी सी क्या दिखाई दे रही है, एक उसकी पीक यानी कि चोटी दिखाई दे रही है। तो उस फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, नोनाटक कहा जाता है। इट लुक्स लाइक एन आइलैंड इन द स्नो। ठीक है, और भी कई सारी आकृतियां हैं जो ग्लेशियर के द्वारा निर्मित होती हैं, जिनमें से एक है क्या आपका, फ्योर्ड भी है। क्या है, फ्योर्ड। जो फ्योर्ड वाली आकृति है, ये आपको कहाँ दिखाई देगी, जैसे कि मैंने कल बताया था, हाई लैटिट्यूड वाले रीजन में, जहां पर सी लेवल पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समुद्र, मतलब एक ऐसा यू शेप वैली जो सबमर्ज है, किसमें, समुद्र के अंदर। तो उस प्रकार की आकृति अगर आपको दिखाई दे जाए, तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है, एक फ्योर्ड है। डायग्राम ये रहा। ठीक है, तो जो ये आपको घाटी दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, एक यू शेप वैली है, उसका यू शेप वैली के अपर्दन से बना होगा। और ये हाई लैटिट्यूड वाले एरियाज हैं, यानी कि स्वीडन, फिनलैंड वाला जो इलाका है, वहां पर इस प्रकार के आपको फ्योर्ड या इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किस चीज के, ये थे एग्जाम्पल अपर्दन कार्य के जो ग्लेशियर के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको समझ लेंगे कि इसका जो डिपोजिशनल वर्ग है वो किस प्रकार की भू आकृति को जन्म देता है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।